हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है 9th क्लास ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम भौतिक प्राकृतिक आधार पर जो भारत के जो भूभाग हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दो भूभागों के बारे में, एक तो अपना हिमालय पर्वत और दूसरा है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा भाग है वो है पठार, यानी कि इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी प्रायद्वीप से क्या अभिप्राय है। यानी कि भूमि का ऐसा क्षेत्र, ऐसा भाग जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, वो होता है प्रायद्वीप। जैसे अपने हम पूर्व साइड में देखें तो यहाँ अपनी है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। यदि हम साउथ में देखें तो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। यदि हम इसके वेस्ट में देखें तो अरेबियन सी है। यानी कि ये जो पार्ट है इंडिया का, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यानी कि ये भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है, सबसे पुराना भूभाग है, वो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, सबसे पुराना। क्योंकि ये तो जो है इसका निर्माण अब भी हो रहा है, इसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, ये पठार जो है वो त्रिभुजाकार का है। यानी कि इसकी जो शेप, इसकी जो आकृति है वो मेज की तरह है। इसका पहले ये देखेंगे, जो अपने झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर का जो पठार है, मध्य प्रदेश के अंदर मालवा का जो पठार है, और ये जो तेलंगाना का जो पठार है, इन तीनों पठारों के सम्मिलित रूप को ही प्रायद्वीपीय या दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार के नाम से, तीनों के सम्मिलित रूप से, मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश के अंदर, छोटा नागपुर का पठार गुजरात के अंदर, और जो तेलंगाना का जो पठार है, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहा जाता है। अब ये जो पठार है, इस पठार के निर्माण का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले जो ज्वालामुखी जो उद्भेदन है उससे इसका निर्माण हुआ है। अब ये ज्वालामुखी जो उद्भेदन होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है छिद्रनुमा और एक होता है सरंदर, यानी कि आपका जैसे यहाँ ज्वालामुखी उद्गार होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या एक होता है छिद्रनुमा। अब ये जो छिद्रनुमा होता है, इसके अंदर जो कम जगह की वजह से इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, और फिर वो ऊपर जाकर के अपना एक गुंबद आकार में पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। या ये जो होता है, इसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा है, वो जो लावा है, वो लावा उसके अंदर यदि सिलिकॉन की मात्रा है तो वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। उसकी वजह से वो एक बड़े पहाड़ का आकार, गुंबद आकार का जो है वो रूप बना लेता है। या यदि उसके अंदर लोहे की मात्रा हो तो लोहे की मात्रा की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर वो काफ़ी गाढ़ा नहीं होता, वो पतला पतला होता है और वो काफ़ी क्षेत्र के ऊपर फैल जाता है। अब जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इसका जो ज्वालामुखी जो उद्भेदन होता है, यदि ये हमारी पृथ्वी के अंदर ही बैठ जाता है या उसकी सतह काफ़ी मजबूत होती है, वो बाहर नहीं आ पाता है, तो वो बन जाता है ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट जो सेल है आपकी। और यदि ये पृथ्वी के बाहर आकर के फैल जाता है तो वो बनता है आपकी बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट चट्टाने।
और फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। यदि उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो गाढ़ा होता है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो पतला होता है और काफ़ी क्षेत्र में फैल जाता है। अब ये जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से, तो ये जो प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो आज से 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ। अब ये जब पृथ्वी के बाहर आता है तो बाहर आने से क्या होता है कि इसके अंदर जो इसकी जो क्लाइमेट कंडीशंस जो होती हैं पृथ्वी के बाहर, वो काफ़ी इसके लिए चेंजेस होती हैं, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है, दिन के समय धूप की वजह से ये फैल जाता है, रात के समय ये सिकुड़ जाता है। तो धूप, गर्मी या तापमान के अंदर जो कमी और उसके अंदर जो तापमान में वृद्धि जो होती है उसकी वजह से यहाँ आकर के इसकी क्या होता है कि जो क्लाइमेट कंडीशंस जो होती हैं, क्लाइमेट कंडीशंस वो इसके लिए विपरीत होती हैं, क्योंकि यहाँ मृदा का अपरदन, तेज हवाओं से मृदा का अपरदन भी होता है। नदियाँ जो हैं वो भी इन चट्टानों को तोड़ती हैं, या वो दिन के समय सिकुड़ फैल जाती हैं, रात के समय सिकुड़ जाती हैं। धूप, गर्मी, सर्दी या बारिश या मृदा अपरदन या नदियों का जो बहाव है, इससे क्या होती हैं, वो जो चट्टानें जो होती हैं वो सिकुड़न की वजह से या वो फैलती हैं उसकी वजह से क्या होती है, वो टूट जाती हैं। वो बड़ी है तो बड़े आकार में जो है वो टूटती है, या छोटी है वो भी धीरे धीरे छिटक जाती है। तो इससे इसके अंदर जो लोहे की जो मात्रा होती है इस बेसाल्ट रॉक्स के अंदर, तो उस मात्रा अधिकता की वजह से क्या होता है, यहाँ काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जो पठार है अपना मालवा का पठार, आपका छोटा नागपुर का पठार या तेलंगाना का जो पठार है, इनका निर्माण जो है वो आज से 14 करोड़ वर्ष पहले जो है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। और वो जो लावा जो है वो बाहर आने के बाद जो जम जाता है, और जमने के बाद धीरे धीरे यहाँ क्लाइमेट कंडीशंस डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि ये चट्टाने रॉक्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, या मृदा का अपरदन होता है, या पानी का जो तेज भाव है उसकी वजह से क्या होता है यहाँ। और बेसाल्ट्स के अंदर जो इसके अंदर लोहे की मात्रा होती है, तो काली मिट्टी का जो है यहाँ निर्माण हुआ है। अब जो चौथा हमारा जो पार्ट है, चौथा पार्ट, ये तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इसका निर्माण हुआ है। अब जो चौथा हमारा जो है वो है आपका तटीय क्षेत्र, यानी कि ये जो है अपना, ये तो हो गया आपका प्लेटू पठार, और ये जो हमारा क्षेत्र है बच गया, ये जो क्षेत्र है इंडिया का, ये जो बचा है इसको कहते हैं तटीय क्षेत्र। यानी कि यदि मैं बात करूं तो ये हमारा कहलाता है पूर्वी घाट, ये हमारा कहलाता है पूर्वी घाट, और ये कहलाता है पश्चिमी घाट। यानी कि ये जो पहाड़ियां जो क्षेत्र है, जो पहाड़ियां हैं यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, तो इन पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिलता है कुछ दर्रे हैं, पास हैं, जिनकी उन दर्रों से जो नेशनल हाईवे है या अपनी रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई है। तो इससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लोगों का मूवमेंट होता है। जैसे मान लो अपनी ये मुंबई है, और मुंबई का यदि कोई आदमी इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो यहाँ जो दर्रे हैं, जो पास हैं जिससे नेशनल हाईवे गुजरते हैं, यदि वो पास या दर्रे ना हो तो उनको उन पहाड़ियों के ऊपर से ऐसे ऊपर नीचे होकर के और वो दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता उनको। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे नेचुरल पास हैं, दर्रे हैं, जिनकी वजह से उन स्थानों से वस्तुओं का, व्यक्ति का, पूंजी का, तकनीक का एक स्थान से आदान प्रदान होता है। तो वो घाट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आएगा आपका पाल घाट, दूसरा आता है आपका थाल घाट, तीसरा आता है आपका भोर घाट, और चौथा जो है वो आता है आपका सेन कोंडा दर्रा। यानी कि पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और सेन कोंडा दर्रा,
इन्हीं से नेशनल हाईवे गुजरते हैं और इस स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर लोगों का मूवमेंट होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये आपको घाट जो है वो पता होना चाहिए, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और सैनकोंडा दर्रा। अब ये जो पहाड़ियां हैं या ये दर्रे हैं, इन पहाड़ियों के इस साइड यानी ये जो क्षेत्र है अपना, ये क्षेत्र ये कहलाता है तटीय प्रदेश। ये है आपके तटीय प्रदेश जो काफी उपजाऊ होते हैं। ये तटीय प्रदेश, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन, यानी कि ऐसी भूमि जो किसी सागर या महासागर को छूती है या उसको मिलाती है, वो होती है आपकी कोस्टल लाइन्स यानी तटीय रेखा। अब ये जो तटीय क्षेत्र है आपका, यानी कि जो पश्चिमी घाट और उनके दर्रों से जो सागर या किसी महासागर के साथ लगने वाला जो क्षेत्र होता है, वो है आपका तटीय क्षेत्र। अब ये जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मैं बात करूं, अपना गुजरात से लेकर के और महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक जो कोस्टल लाइन है उसका नाम है काठियावाड़। यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक, ये जो तटीय क्षेत्र है इसका नाम है कोंकण। यदि मैं बात करूं गोवा से लेकर के और कर्नाटक तक, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम है मैंगलोर तट। और यदि मैं कर्नाटक से लेकर के और आपका केरला तक मैं बात करूं, या जो कोस्टल लाइन है अपने या जो तटीय प्रदेश है, इसका नाम है मालाबार तट। आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वास्को डिगामा जो है वो कोच्चि जो बंदरगाह पर आया सर्वप्रथम, तो वो मालाबार तट, ये केरल यानी कि कर्नाटक और केरल के बीच जो है वो मालाबार तट, कर्नाटक और गोवा के बीच मैंगलोर, गोवा और महाराष्ट्र के बीच कोंकण, और गुजरात और महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है वो है काठियावाड़। अब ये जो आपका बच गया ये क्षेत्र, यानी कि मैं बात करूं तमिलनाडु से लेकर के और आंध्र प्रदेश तक, ये जो क्षेत्र है इस कोस्टल लाइन, इसका नाम दिया है कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से लेकर के आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है, इस कोस्टल लाइन का नाम है या आपका जो है उत्तरी सरकार, यानी कि इसको दो भागों में डिवाइड किया है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि लौटते हुए मानसून की जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो वो होती है कोरोमंडल तट के ऊपर, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है इसके ऊपर लौटते हुए मानसून की बारिश होती है। और आपको ये भी पता है कि जो आमर वर्षा इसको बोलते हैं, क्योंकि उस समय आम की जो पकाई का जो सीजन होता है, जो समय होता है, तो वो उसके लिए काफी फायदेमंद होती है वो बारिश, इसलिए इसको आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए ये हमारा जो तटीय क्षेत्र है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें, ये क्षेत्र बन गया आपका उत्तरी सह्याद्री और ये बन गया आपका दक्षिण सह्याद्री। ये जो आपका पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जो है ये काफी कटा फटा है, और ये जो पूर्वी घाट है
पश्चिमी घाट इसकी अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा ये कटा फटा भी नहीं है। इसके कटे फटे ज्यादा होने की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि आपको पता है, मैंने चैप्टर ड्रेनेज में, यानी कि जो आपका भारत का जो अपवा तंत्र है, इसके बारे में मैंने जब आपको बताया कि इस पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, यानी कि इसका ढलान जो है वो पश्चिमी घाट की ओर है। तो यहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वागसेई है, सेन है, पेन है, तुंगभद्रा है, ये जितनी भी नदियां हैं, ये नदियां जो हैं इनका ढलान जो है वो पूर्वी घाट की तरफ है। इसलिए ये जो क्षेत्र है वो ज्यादा कटा फटा है, क्योंकि वो उनके साथ अपर्दन करती हैं, उन चट्टानों को, उस रॉक्स वगैरह जो है उनको तोड़ती हैं, इसलिए ज्यादा कटा फटा है, क्योंकि इसका ढलान इस साइड है। अब हमारा जो पांचवा जो क्षेत्र है, पांचवा क्षेत्र वो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थल का नाम आते ही आपके दिमाग में एक शेप बन जाती है, एक मतलब आकार रूप धारण कर लेता है कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये सारा का सारा जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसका कुछ भाग, थोड़ा भाग जो है वो आपके एमपी में भी थोड़ा भाग है, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं थार मरुस्थल। यहाँ बारिश जो है वो बहुत कम होती है, और इस सबसे ज्यादा जो है इसका फैलाव जो है वो राजस्थान में है। आपके जैसे बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये जो क्षेत्र है। और साथ के साथ जो गुजरात साइड वाला, देखो यहाँ ये जो आपको पता है अरबियन सी, तो इसका पानी जो है वो इस क्षेत्र में घुस जाता है। तो जब वो पानी उस बालू मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ क्या बनता है, काफी दलदली क्षेत्र बन जाता है। और उस दलदली क्षेत्र में जब पानी उस बालू के अंदर घुस जाता है, तो यहाँ क्या होता है, दिन के समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो काफी तेज हो जाती है, यानी कि वो रेत से पानी जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा, भाप के द्वारा जो है वो निकल जाता है, और बाकी बचता है फिर वहां नमक। इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं रण, यानी कि जहां पर भी आपको रण का नाम मिले, तो आप ये समझाना कि जल की जो प्रोसेस प्रक्रिया और उसकी वाष्पीकरण की वजह से जो वहां नमक बच जाता है, तो उस नमक वाले क्षेत्र को, उस नमक वाले क्षेत्र को कहा जाता है रण। जैसे आपने नाम सुना होगा कच्छ का रण, या वो क्षेत्र बड़ा है तो बड़ा रण, छोटा है तो छोटा रण। तो ये जो क्षेत्र है आपका गुजरात साइड, जो अरबियन सी के साथ लगता वाला क्षेत्र है, ये कच्छ का रण कहलाता है। ये आपका थार मरुस्थल है, और इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में इसको कहा जाता है थार पारकार का मरुस्थल। भारत के अंदर मरुस्थल जो है वो दो प्रकार का पाया जाता है, एक तो है आपका गर्म मरुस्थल और एक है आपका शीत मरुस्थल, यानी कि जहां बर्फ की चादर से ढका हुआ जो क्षेत्र है वो है आपका लद्दाख। यानी ये जो लद्दाख जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका शीत मरुस्थल, और राजस्थान का जो क्षेत्र है आपका जो थार डेजर्ट है ये कहलाता है गर्म क्षेत्र, यानी गर्म मरुस्थल। तो आपने देखा कि आपका जो मरुस्थलीय इलाका है वो दो प्रकार का है, एक तो आपका गर्म और एक शीत, और कच्छ का रण जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है आपका छठा जो प्राकृतिक भाग है, छठा प्राकृतिक भाग है आपका, वो कहलाता है द्वीप समूह। यानी कि ये द्वीप समूह जो है वो हमें दो प्रकार के हैं अपने देश के अंदर। एक तो है आपका, जैसे देखो ये लक्षद्वीप समूह, ये है आपका लक्षद्वीप समूह, ये भाग, और ये जो भाग है आपका, ये भाग जो है ये कहलाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि ये आपके बंगाल की खाड़ी में है, और ये है आपके अरबियन सी के अंदर। इनकी अपेक्षाकृत इनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि द्वीप होता क्या है, तो पृथ्वी का ऐसा भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो वो द्वीप कहलाता है। तो आपके बे ऑफ बंगाल में यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखो
तो मुख्य यहाँ कम से कम 200 द्वीप समूह हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़े आकार में 7 टापू हैं। जैसे आपका हम कह सकते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, या फिर ग्रेट निकोबार, या जो अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार है, इनके बीच जो है वो 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। आपने पढ़ा इसमें है कि 10 डिग्री चैनल जो है, डिग्री चैनल चैनल क्या होता है कि वे अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी सागर या महासागर से गुजरती है तो उसको चैनल कहा जाता है। इसी प्रकार आपके जो द्वीप समूह है ये भी 3 प्रकार से आपको मिलेंगे। एक तो है आपका लक्षद्वीप समूह, एक मिनिकाय द्वीप समूह और एक मालदीव। तो मिनिकाय और जो लक्षद्वीप है ये 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, और जो मालदीव्स और मिनिकाय है इसके बीच है आपका 8 डिग्री चैनल। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो प्राकृतिक जो भूभाग हैं वो मुख्य रूप से 6 हैं, यानी कि सबसे पहला आपका हिमालय प्रदेश, हिमालय जो क्षेत्र है, एक बार और इसके बारे में हम रिपीट कर देते हैं ताकि इसको आपको अच्छी प्रकार से याद रहे। जो ट्रांस हिमालय, यानी इस ट्रांस हिमालय की जो शाखा है वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। जैसे जास्कर की पहाड़ियाँ, लद्दाख की पहाड़ियाँ, या जैसे हम ये कह सकते हैं कराकोरम की पहाड़ियाँ। तो जो ट्रांस हिमालय है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो तिब्बत और चाइना के अंदर है। भारत में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में है, और ये जो है पूरा का पूरा एक प्रकार से भारत और चाइना के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें कोई भी पास नहीं है, कोई भी दर्रा नहीं है। दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय। ये जो ग्रेट हिमालय है इसी के अंदर संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, K2 है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, ठीक है। और ये जो है ठीक है। तीसरा है आपका मध्य हिमालय, चौथा है आपकी शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ये है आपके उत्तर भारत का जो विशाल क्षेत्र है, और इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका उत्तर का विशाल मैदान, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जो रेंज है वो है आपकी अरावली रेंज। ये अरावली रेंज जो है ये जाती है आपकी दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, यहाँ इन क्षेत्रों में आकर के तो ये कटी फटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और भारत की सबसे पुरानी जो है ये श्रृंखला है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो वो है आपकी सतपुड़ा रेंज। जो सतपुड़ा रेंज है वो रेंज आपकी है मध्य प्रदेश से लेकर के और वो जाती है गुजरात तक। और जो विंध्याचल जो रेंज है ये कटी फटी है और ये आती है आपकी राजस्थान तक। तो ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ये सतपुड़ा की रेंज है और ये आपकी अरावली रेंज, और ये उस साइड अपना हिमालय पर्वत है जिसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। और इसका विस्तार जो है यदि मैं बात करूं आपके जो इस असम और मेघालय के अंदर जो पहाड़ियां हैं, इस है तो ये हिमालय का भाग ही, लेकिन इसको उन स्टेटों के अंदर पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जयंती, गारो और खासी, इनको पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है ये हिमालय जो पर्वत है उसी का हिस्सा। और फिर आपका नागालैंड के अंदर इसको नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, मिजोरम के अंदर इसको मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और फिर इसका विस्तार जो है वो म्यांमार तक जाता है जिसका म्यांमार में नाम है अराकान पर्वत। ये अराकान पर्वत नाम है म्यांमार के अंदर और है ये आपका हिमालय पर्वत का ही हिस्सा। तो ये था भाई आपका लास्ट टॉपिक आज कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हमने पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा, जो डेजर्ट है आपका इसके बारे में पढ़ा, आपका जो पठार है इसके बारे में पढ़ा, आपकी जो तटीय रेखा है कोस्टल लाइन जो है इसके बारे में पढ़ा, इसको किन किन नामों से इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। और फिर आपका जो है आपके जो द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, इनके बारे में पढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भारत का जो
प्राकृतिक भूभाग वाला जो क्षेत्र है और इसके एक साइड आपका बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर और अरबियन सी, इससे जो है इसकी जो एक हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर लाइन बनती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ से हम संसार के किसी भी हिस्से से जुड़ सकते हैं और इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं या यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं या जो एग्रीकल्चर्स के जो फीचर्स हैं अपने, वो अलग अलग हैं और इनका खान पान, रहन सहन, पहनावा या क्लाइमेट कंडीशंस, ये सभी जो है वो भारत की विविधता को मतलब एक प्रकार से बनाने में काफ़ी योगदान करते हैं। तो अगले चैप्टर में हम जो आपका सिस्टम जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका लास्ट वीडियो था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। धन्यवाद।